जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा भावुक अपील, और वो भी 8वें पे कमीशन की अध्यक्षा न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई से। कहा है कि आपको फिटमेंट फैक्टर पर ध्यान रखना होगा, पेंशन पर ध्यान रखना होगा और भत्ते पर ध्यान रखना होगा। जरा वीडियो में आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि उनके पास आज देश की 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं और उनसे हर कोई उम्मीद करता है और सहानुभूति भी रखता है। कहा जा रहा है कि 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से तगड़ा वेतन आयोग मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, साथ ही मैं बात करूंगा सेना प्रमुख का सीधा संदेश है। जरा यूनिट के कमांडिंग अफसर सुने, फॉर्मेशन कमांडर सुने, आपको रहना होगा तैयार, उन्होंने दी है चेतावनी। साथ ही दोस्तों अग्निपथ पर लगेगा ब्रेक, सरकार के ऊपर है दबाव। और दोस्तों मैं बात करूंगा क्या होगा आगे बदलाव। साथ ही मैं बात करूंगा गृह मंत्री जी ने कहा है कि बॉर्डर अब सुरक्षित होगा, सील होगा, और उन्होंने कहा है करोड़ों रुपए हमने खर्च किए हैं और भी आगे करेंगे। साथ ही बात करूंगा एक मेजर जनरल साहब ने रास्ते में एक इंसान की बचाई जान, लोग बना रहे थे रील और इन्होंने रियल में बचाई जान। और मैं बात करूंगा राम मंदिर के विरोध को लेकर रोडों पर बंदर बने मानुस भावुक अपील कह रहे हैं कि भगवान को कम से कम बख्श दो। और दोस्तों एलपीजी सिलेंडर में पत्नी ने पति को निपटाया, बड़ी हैरानी वाली बात। तो आइए दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। जैसा हम सभी जानते हैं, यानी न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग ने स्पीड पकड़ ली है। साथ ही डॉक्टर मंजीत पटेल ने उनसे एक भावुक अपील की है। इससे पहले मैं आपके सामने बताना चाहता हूं उनके पास बड़ी 3 जिम्मेदारियां हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उन्हें महाराष्ट्र यूसीसी समिति यानी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के समान नागरिक संहिता लागू करने का मसौदा तैयार करने वाली 7 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष बनाया है और उन पर पूरा भरोसा जताया है दोस्तों। और उसकी वो अध्यक्ष हैं, कमान उनके पास रहेगी जस्टिस रंजना देसाई जी के पास। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश की सबसे बड़ी मीडिया संस्था, उसकी वो अध्यक्ष हैं और देश के अंदर मीडिया के और की पत्रकारिता मानकों को तय करने की जिम्मेदारी 8वां वेतन आयोग की अध्यक्षा है। और उनसे ये भावुक अपील की है कि आज आपसे पेंशनर्स और करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन उम्मीद लगा के बैठे कि आप उनकी वेतन, आप उनकी पेंशन, आप उनके भत्तों पर पूरी तरीके से उनके साथ न्याय करिए। जैसा कि 7वें वेतन आयोग में अन्याय हुआ है वो न हो, 6ठे वेतन आयोग जैसा ये होना चाहिए। साथ उन्होंने फिटमेंट फैक्टर की बात की कि हमने जितनी मेहनत करनी थी, जो भी तथ्य थे आपके सामने रख दिए, चाहे फैमिली यूनिट की बात हो, हमारे खर्चे की बात हो, अब गेंद आपके पाले में। और ये भावुक अपील कर रहे हैं डॉक्टर मंजीत पटेल, आप इनका वीडियो देख सकते हो। सादर नमस्कार। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ की तरफ से 8वें सेंट्रल पे कमीशन की चेयरपर्सन माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक समान सिविल संहिता के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का मुखिया बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय न्यायमूर्ति जी के नेतृत्व में पहले भी उत्तराखंड राज्य के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। हमें पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र सरकार के जो नागरिक हैं उनको भी एक समान सिविल संहिता का लाभ बहुत जल्द मिलेगा। देश भर के लाखों करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स इस समय 8वें पे कमीशन के माध्यम से अपने अपने मुद्दों का समाधान चाहते हैं, लंबित मांगों का समाधान चाहते हैं। हमारी फेडरेशन और देश के लाखों करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी पूरा भरोसा है कि इस बार 8वें पे कमीशन के माध्यम से माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी के कुशल नेतृत्व में हमारी मांगों का समाधान होगा, हमारे लंबित मुद्दों का समाधान होगा और एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर हम लोगों को मिलेगा, जिससे कर्मचारी गण भी इस देश के विकास में अपनी सहभागिता और बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएंगे। एक बार पुनः माननीय न्यायमूर्ति जी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यूसीसी कमेटी का चेयरपर्सन बनाए जाने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम सभी इनसे उम्मीद करते हैं कि बहुत ही साधारण हर चीज को जमीनी लेवल पर समझती हैं और भारत सरकार उनको नई नई जिम्मेदारी दे रहा है। इसलिए जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी डेटा कलेक्शन का काम चल रहा है कि सरकार को यह बताना होगा
कि वर्तमान में सरकार के ऊपर इतना बोझ है और किस तरीके के कर्मचारी हैं, उनकी चार्टर ऑफ ड्यूटी क्या है, अलाउंसेस क्या है। तो यानी A to Z चीजों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों बहुत उम्मीद है और शायद उम्मीद पर खरी उतरेंगे, यानी उनकी जो रिपोर्ट जाएगी सरकार के पास वो अच्छी जाएगी, ये बात पक्की है। मैं दिल से कह रहा हूं इस बात को लेकर। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सेना अध्यक्ष का एक सीधा सीधा संदेश, जनरल धीरज सेठ साहब का सेना के बड़े अधिकारियों खासकर सीओस के लिए कि आपकी यूनिट हमेशा तैयार रहेगी ऑपरेशन सिंदूर 2.0, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड 2.0। उन्होंने कहा है देश के सामने चुनौतियां और हमारी पहली प्राथमिकता होगी युद्ध की तैयारी। हर समय हर हाल में आपकी यूनिट तैयारी होगी और इस पर आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी होगी। आपको सैनिक हो, हथियार हैं, गोला बारूद है, रसद है और सैनिक की बाकी संसाधन है जो लॉजिस्टिक है उनकी पूरी तैयार होगी। साथ ही उन्होंने कहा यूनिट को बेहतर बनाना होगा और यह भी संदेश दिया है आपके अधिकारियों का व्यवहार सैनिकों के प्रति भरोसे वाला और सौहार्दपूर्ण होगा, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। अपील की है कि युद्ध की तकनीकी बदलती जा रही है। उन्होंने कहा है सैनिकों को ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक के लिए तैयार रहना होगा। यह सीधा सीधा संदेश है सभी के लिए, यानी कहा है बहुत बड़ी बात की है और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, दिल से सहमत हूं कि यूनिट को इस तरह रेडीनेस होना चाहिए, यूनिट की पूरी मैन पावर होनी चाहिए और बीच में जो तालमेल है, कोऑर्डिनेशन है, चाहे फील्ड में, चाहे पीस है, चाहे ऑपरेशन में, चाहे लड़ाई में, यानी हमारा रिश्ता बेहद कहते हैं ना भरोसे वाला और प्यार वाला होना चाहिए, जैसा कि हमारी पहचान है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा अग्निवीर को लेकर। अग्निपथ के मामले में जैसे कि कांग्रेस सरकार के ऊपर हमलावर तरन तारण पंजाब में 1 महीने का उन्होंने एजिटेशन किया है और लगातार आप तस्वीरें देख सकते हो। कर्नल रोहित चौधरी की अध्यक्षता में इस तरह पूर्व सैनिक यानी लामबंद और अग्निपथ स्कीम पर ब्रेक लगाने की बात करो। उधर सरकार के सामने चुनौती है कि अग्निवीरों को कितना स्थायी किया जाए, जैसा कि 50 से 75% की अनुशंसा यानी सिफारिश की गई है और साथ ही आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा है राहुल गांधी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का यह पैमाना है कि अग्निवीर में बदलाव हम लास्ट दम तक इसका संघर्ष करेंगे। तो सरकार के ऊपर दबाव है अग्निवीरों को मतलब भारतीय सेना और देश के सामने और सरकार के सामने ये बड़ी चुनौती है और इस पर जल्दी ही फैसला आएगा जो कि सेना के फायदे का होना चाहिए। पहली प्राथमिकता सेना होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो एक हवलदार किस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हवलदार का संदेश है इस तरह चेयर और पीछे यानी फ्लैग देख के हमारा दिल भर गया कि कम से कम आप इतना मौका तो दे रहे हो। जहां पर ये कह रहे हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट 12-13 को निकलेगा महाराष्ट्र रीजन का, साथ ही आपके फिजिकल टेस्ट होंगे 20 जुलाई को, तो उसके लिए सीधा संदेश दिया है कि आइए भारतीय सेना से जुड़िए, भारतीय सेना आपका स्वागत करती है। साथ ही जय हिंद। वर्ष 2026 के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का फाइनल परिणाम 12 या 13 जुलाई तक भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। एआरओ मुंबई के द्वारा भर्ती रैली का आयोजन दिनांक 20 जुलाई 2026 से मौलाना अबुल कलाम आजाद स्पोर्ट स्टेडियम मुब्रा थाने में किया जाएगा। एआरओ मुंबई के अंतर्गत आने वाले नंदुबार, धुले, नासिक, थाने, पालघर, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर एवं रायगढ़ जिले के सी एग्जाम में पास अभ्यर्थी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार रखें एवं फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बॉर्डर सुरक्षा की बात करूं तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि 400% काम हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है बॉर्डर के ऊपर, चाहे आपके बंकर हैं, चाहे आपका फेंस का काम है, चाहे आपको रहने के लिए यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी, सबको एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। हाँ जी दोस्तों। मित्रों, विगत 12 साल में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा के लिए, सीमा सुरक्षा के लिए काम हुआ है। सबसे पहले बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राजस्व खर्च होना, इसकी प्रायोरिटी चिन्हित करना और चिन्हित प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। मैं आंकड़े देना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात है, मगर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना,
इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी बात, जैसा कि आपके सामने हम एक तस्वीर देख सकते हो, हमारे एक मेजर जनरल पात्रा साहब, वीके पात्रा साहब बरेली से पिथौरागढ़ जा रहे थे, बाइक एक्सीडेंट होता है, एक नौजवान है पड़ा है, लोग रील बना रहे, इन्होंने जाके उनको सीपीआर दिया और उसकी जान बचाई। तो सेना इसी तरह काम करती है, सेना तमाशा वीर नहीं है, सेना अपने आप को अप्लाई करती है, जो भी संसाधन है उससे इसकी जान बचाई। अब मैं बात करूंगा राम मंदिर की, जहां पर चोरी हुई, सब यानी आस्था पर चोट है। और यहां पर आप देख सकते हो जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बंदर बन करके राम सीता की सुरक्षा के लिए आए। जिस तरीके से हनुमान की वानर सेना, सुग्रीव की वानर सेना ने राम की मदद की थी, यहां पर इंसान को बंदर बनना पड़ता है, यह दुर्भाग्य की बात है। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप बहुत सारी चीजें देखते हो, कभी एक बेटी ने अपनी मां को निपटाया, पत्नी ने पति को निपटाया, एक और पत्नी ने पति को निपटाकर बाथरूम में नहीं, सिलेंडर के पीछे हिस्से को काटा और उसमें पति को डाल दिया। कैसे डाला होगा वो आप उम्मीद कर सकते हो। तो समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं और दोस्तों खबरें भी इसी तरह की बदल रही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।